तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज इंग्लिश का तीसरा दिन होगा। इससे पहले इंग्लिश का 2 पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और अभी जो हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है यह आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को समझने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर लिखा गया हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि आज से आप लोग को 2 वीडियो मिलेगा। मॉर्निंग में इंग्लिश का वीडियो मिलेगा और इवनिंग में हिंदी का वीडियो मिलेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर दिन में 2 वीडियो अपलोड कीजिए और टाइम भी बहुत कम है, इसी को देखते हुए अब 2 वीडियो आप लोग को मिलेगा, सुबह में इंग्लिश का और शाम में हिंदी का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। लेकिन उससे पहले आपसे एक शिकायत भी है, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं, आप लोग वीडियो को देखते भी हैं लेकिन ना तो शेयर करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं। और सब्सक्राइबर का तो ये हाल है कि आप लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं, लगभग 65% ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सिर्फ 35% ही वैसे स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं और वीडियो को देखते हैं। तो आप लोग अभी तक वीडियो देखते हैं, लगातार वीडियो देखते हैं, तो फिर सब्सक्राइब करने में आपको क्या आ जाता है? प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। एक चैप्टर को आज हम लोग खत्म करेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वक्त लगेगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं। और इसका पीडीएफ जैसा कि आपको मालूम ही होनी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, जाइए वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि जहां भी जब भी मन करे आप जो है इसको पढ़ सके, समझ सके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सके। तो जैसा कि लगातार मैं बताते आ रहा हूं कि आप लोग को एक चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़नी है, तो मैं बता चुका हूं, चाहे वो पोएट्री हो या प्रोज हो, सब में आपको देखना है समरी, क्योंकि दोनों से आपको समरी पूछा जाता है और एक एक समरी लिखना होता है जो 5 नंबर का होता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन याद ही नहीं करना है, क्यों नहीं याद करना है, पिछले दोनों वीडियो में बता चुका हूं और इस वीडियो के अंत में भी बता दूंगा। और उसके बाद है लाइन एक्सप्लेनेशन। तो हर एक चैप्टर में आप लोग को ये 4 चीजों को देखनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले बायोग्राफी को, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को जानते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट कह रहा है, गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात, इंडिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात, इंडिया में हुआ था। गांधी जी इज पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को हम लोग बापू या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन भी जैसो पूछा गया हुआ है। तो गांधी जी को हम लोग बापू या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जो है सो जानते हैं। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल देन ए पॉलिटिशियन। तो गांधी जी जो थे वो लीडर से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल थे, यानी कि कहते हैं ना आध्यात्मिक, जो कहते हैं जो आत्मा का सुनता हो, गहन विचार करने वाले हो। तो पॉलिटिशियन कम और स्पिरिचुअल जो है सो ज्यादा थे। आगे कहते हैं फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। तो महात्मा गांधी का जो भारतीय पॉलिटिक्स पे जो प्रभाव था वो 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक है कि नहीं, क्योंकि 1915 में जब वो भारत आए तभी से वो पॉलिटिक्स में जुड़ जाते हैं और मरते दम तक जो है वो भारत में जुड़े रहते हैं और ये भारत में जो है सो पॉलिटिक्स पे उनका प्रभाव रहता है। तो 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक ये बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सो बनता है। अगला क्वेश्चन है, ही रोट द न्यूमेरस आर्टिकल फॉर यंग इंडिया, a weekly journal published by गांधी जी from 1919 to 1932। यानी कि महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया के लिए कई सारे आर्टिकल्स लिखे। यंग इंडिया एक मैगजीन है और इसके लिए महात्मा गांधी ने कई सारे आर्टिकल्स लिखे और ये जो है सो वीकली ये आर्टिकल था, मैगजीन था, साप्ताहिक था। सप्ताह में ये जो है सो मैगजीन प्रकाशित हुआ करती थी और ये मैगजीन 1919 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक प्रकाशित हुई। तो इसमें महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा आर्टिकल जो है सो लिखे थे।
नाथूराम गॉडसे एसासिनेट गांधी जी ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी जी की मृत्यु जो है यानी कि हत्या जो है सो कर दी गई नाथूराम गॉडसे के द्वारा कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अब यहाँ पे एसासिनेट वर्ड का यूज किया गया हुआ है, तो बात याद रखिएगा, मर्डर और एसासिनेट वर्ड जो है दोनों का मतलब होता है हत्या करना, लेकिन अगर एक आम आदमी की हत्या होती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मर्डर का। लेकिन एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हो जिसको लोग जानते हो, दुनिया जानती हो, अगर उसकी हत्या की जाती है तो उसके लिए एसासिनेट वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये था आपको बायोग्राफी, जहां बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। अब चलिए इस चैप्टर के हम लोग समरी को समझते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समरी से ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, समरी से ही लाइन एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व होने वाला है। तो चलिए समरी क्या कहता है। दिस essay इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। ये जो essay है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ है, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं या जो राष्ट्रपिता हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। In this essay, Mahatma Gandhi has highlighted the silent features of Indian civilization and culture. इस essay में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषता को बताने की कोशिश किए हैं। He says that the foundation of Indian civilization is far better than Western civilization, and our civilization can't be beaten in the world because we are following the path that our ancestor made for us. गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो सभ्यता है ना, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सभ्यता और सभ्यता का जो फाउंडेशन है, नींव जो है कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। यानी कि हमारे पूर्वज ने हमारे लिए जो सभ्यता बनाया है, जो हमारे पूर्वज ने हमको संस्कृति दी है, वो फाउंडेशन जो है, वो नींव जो है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और ये जो है ना, फार बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और ये जो पश्चिमी सभ्यता है कि नहीं, जो यूरोप में जो सभ्यता, यूरोप की जो सभ्यता है, उस सभ्यता से बहुत ही अच्छी सभ्यता है। वो सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति अभी तक बची हुई है, खत्म नहीं हुई है। और हमारे सिविलाइजेशन को, हमारे सभ्यता को दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है। क्यों नहीं हरा सकता है? क्योंकि हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते का पालन कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज ने हम लोगों के लिए बनाया है। आगे महात्मा गांधी क्या कहते हैं, देयर इज अ चार्ज against us by western people that we are ignorant and stolid, but Gandhi ji says that this charge is against our merit. अब यहां पे गांधी जी अपने हिस्से में ये भी बात करते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं, वो यूरोप के लोग हम लोगों पे एक आरोप लगाते हैं ना, एक चार्ज लगाते हैं, एक आरोप लगाते हैं। वो आरोप क्या है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा अनपढ़ है, हम लोग बहुत ही ज्यादा सुस्त हैं, एक गंवार जिसको कहते हैं वो है। लेकिन गांधी जी ये कहते कि नहीं, ये जो आरोप लगाया गया वो हम लोगों के गुण के खिलाफ है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा अनपढ़ हैं, हम लोग जैसो लेजी हैं, सुस्त हैं, कुछ बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। और यूरोपियन ये आरोप लगाता है हम लोगों पे कि हम लोग इतने अनपढ़, इतने लेजी हैं, इतने सुस्त हैं कि अगर कोई नई चीज करने के लिए हम लोग को मोटिवेट भी किया जाता है, फिर भी हम लोग उस चीज को नहीं कर पाते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं ये जो आरोप लगाया गया ना, ये हमारे गुण के खिलाफ है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हम वो सब कर सकते हैं जो वेस्टर्न के लोग, यूरोप के लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिविलाइजेशन जो है, हमारा सभ्यता जो है, ये सब करने का परमिशन नहीं देता है, इजाजत नहीं देता है। गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स preferred village to cities because they knew cities are full of vices, crimes, rover and thieves, but in village people live in peace. अब गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, वो शहरों से ज्यादा गांव को पसंद किया करते थे। और अभी भी लोग जो है ना, शहर से ज्यादा गांव को ही पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि जो शहर है ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्राइमी है, डाकू डकैत ही है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ चोर उचक्के ही हैं। इसीलिए लोग शहर से ज्यादा गांव को पसंद करते थे, क्योंकि गांव में लोग जो है ना, शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जिया करते थे। गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। गांधी जी कहते कि जो हमारा दिमाग है ना,
ये एक बेचैन चिड़िया है और रियली में हमारा दिमाग एक बेचैन चिड़िया होता है। और आगे कहते हैं द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसको जितना मिलता है वो उतना ही और चाहता है। एग्जाम्पल तौर पे अगर कोई 100 रुपया कमाने लगा ना तो उसके अंदर ख्वाहिश बढ़ जाती है, यार 100 रुपये में कुछ नहीं होता, चलो अब मुझे 500 रुपया कमाया जाए। 500 रुपया भी कमा लेगा फिर भी उसके अंदर संतुष्टि नहीं आती है, बेचैन चिड़िया है, ये उड़ता ही जाता है। फिर कहता है भाई 1000 रुपया कमा लो, 1000 रुपया कमा लेता है भाई 10 हजार, यानी कभी संतुष्टि जो है सो नहीं मिलती है ना। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, कितनों मिल जाए, जो चाहत रहती वो भी मिल जाए लेकिन फिर भी चाहत और बढ़ती जाती है, कभी दिमाग जो है सो संतुष्ट नहीं हो पाता। शो वी शुड नॉट इंजल्ड इन आवर पैशन, इसलिए हम लोग को अपने पैशन में, अपना जो पैशन होता है उसमें उलझा हुआ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें अगर उसको ख्वाहिश को पूरी करते रहेंगे तो शायद कभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपनी इच्छा को हम लोग को कम करनी चाहिए। चलिए, ये आपको समरी था, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो बेधड़क आप इसको लिख दीजिएगा। 5 नंबर का समरी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं और जरूर बताइएगा आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो वो किसका बेस है, तो आप सबको मालूम होनी चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन है ना। महात्मा गांधी कहते हैं हम लोग की जो थिंकिंग है, हम लोग का जो मोटो है वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है। गांधी जी वाज बॉर्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप सबको मालूम होनी चाहिए 1869। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है, गांधी जी के द्वारा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, गांधी जी जो एक ऑटोबायोग्राफी लिखे थे उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। महात्मा गांधी यूज्ड डैश एंड डैश एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश, गांधी जी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार के रूप में किस चीज का यूज किया था, तो वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का जो सो यूज किया था, है कि नहीं। ट्रुथ सत्य, सत्य और अहिंसा का जो सो यूज किया था, सत्य बोलते थे और अहिंसा को अपनाते थे, हिंसा को नहीं ना, नॉन वायलेंस को अपनाते थे। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ए। नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाई आवर इंसेस्टर, कोई भी जो है बराबर नहीं हो सकता है जो हमारे पूर्वज ने बोया है, यानी कि नथिंग कैन इक्वल द सीड, लेकिन यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो बीज हमारे सिस्टर ने हम लोगों के लिए बोया है शायद उसके बराबर कोई भी नहीं हो सकता है, तो सही आंसर यहाँ पे सीड होगा डी। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ डैश। अब यहाँ पे कह रहा है सिविलाइजेशन इज द मोड, यानी सिविलाइजेशन इज द मोड कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन, तो इसका मतलब होता है पाथ ऑफ ड्यूटी। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती में जो सिविलाइजेशन का मतलब होता है वो क्या होता है, तो उसका मतलब गुड कंडक्ट होता है, अच्छा आचरण होता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। आवर इंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल, हमारे इंसेस्टर जो थे, हमारे पूर्वज जो थे वो कौन से रूल को इंजॉय किए थे, तो होम रूल, सही आंसर बी हो जाएगा। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, किस मैगजीन से गांधी जी जुड़े हुए थे, तो अभी मैं कुछ देर पहले ही बताया हूं, यंग इंडिया से जो है सो जुड़े हुए थे। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट डैश, जो हम लोग के खिलाफ जो चार्ज लगाया गया वो क्या है, तो हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, असभ्य हैं, हर पीपल आर इग्नोरेंट एंड हर पीपल आर स्टॉलिड, यानी कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ये तीनों चार्ज जो हम लोग के खिलाफ लगाया गया है। सक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश, ये सक्रीफाइस जो है ना ये किसका एक एम था, एक सोल एम था, आत्माओं से जुड़ा हुआ था, तो वो ऋषि का था। सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेरोज व रूलर्स ऑफ एशियंट, फेरोज जो थे वो कहाँ के रूलर थे, कहाँ के शासक थे, तो ये पहले जो भी इजिप्ट में शासन किया करते थे उसको जैसो फेरोज कहा जाता था, तो सही आंसर यहाँ पे इजिप्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट के रूलर्स थे उसको क्या कहते हैं, तो वही क्वेश्चन आ गया फेरोज। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ये एक एस्से है, तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ, ये गिबॉन जो है वो कहाँ का सिविलाइजेशन है, कहाँ से ये जुड़ा हुआ है, तो ये है इटली से, सही आंसर जो है सो ए होगा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश, सिविलाइजेशन में किसकी तरक्की होती है, किसकी तरक्की के लिए एक स्टेट होता है, तो वो
पीपल के लिए होता है कि नहीं। कोई भी सिविलाइजेशन होता तो वो इंसान के लिए होता है, इंसान की तरक्की होती है, इंसान को सिविलाइज्ड बनाता है, सभ्य बनाता है। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज हमारे पूर्वज जो है वो मशीन का आविष्कार नहीं किए, क्यों? क्योंकि उन लोग की सोच थी दीज वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि ये मशीन हम लोग को जैसो सुस्त बना देगा। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, इंडियन ग्लोरी जो है, इंडियन की जो इंडिया की जो ग्लोरी है, वो जो महिमा है ना, वो क्या है? इमूवेबल है, यानी कि खत्म नहीं किया जा सकता, ये अडिग है लेकिन इमूवेबल है। चलिए, डैश इज नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू महात्मा गांधी, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। The people of Europe learn their lesson from the writing of dash and of the dash, यानी कि जो यूरोप के जो लोग थे, यूरोप के जो लोग थे, वो कहाँ के विद्वानों के द्वारा या कहाँ के राइटर्स के द्वारा लिखी गई किताबों को जो है सो पढ़ते थे या सीखते थे। तो वो ग्रीस और रोम से सीखते थे, ग्रीस और रोम के जो राइटर होते थे उससे वो सीखते थे, उससे वो जानते थे कि उसका सिविलाइजेशन कैसा है। द माइंड इज डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, तो क्या हो जाएगा? द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा। आई एम नो हेटर ऑफ डैश, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं जो है वो वेस्टर्न का हेटर नहीं हूं, मैं वेस्टर्न से नफरत नहीं करता हूं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज डैश, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का है? तो ये ग्रीस का है, सही आंसर ए हो जाएगा। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक, बायोग्राफी में हम लोग देख चुके हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश, ये प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का मोटो है? तो ये वेस्टर्न फिलोसफर का। हम लोग का है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग और उन लोग का है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता, जिसका वैल्यू आज भी चमक रहा है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, तो हमारे इंसेस्टर जो थे वो गांव से संतुष्ट थे। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द डैश, इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज को ऊपर उठाता है? तो मोरल बीइंग्स को, मानवता को ऊपर उठाता है कि नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। डैश लेड नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक लाइफ किसने उठाया था? तो नोमैडिक लाइफ मैन, इंसान, इंसान ही एक जगह पे, कभी एक जगह पे अभी है घर बनाया, 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, 1 महीना, 6 महीना या 1 साल रहा, फिर यहाँ से उठ करके कहीं और वो चला गया है कि नहीं, खाना बदोश जिसको कहते हैं, यानी कि ये इंसान के द्वारा। तो सही आंसर ये हो जाएगा। डैश प्रीफियर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटरलिज्म, कौन जो है वो मैटरलिज्म से ज्यादा स्पिरिचुअल को पसंद क्या करते थे? तो वो गांधी जी थे, है कि नहीं। गांधी जी वो जो मेटल मशीन वगैरह उस पर उतना ज्यादा उसको वैल्यू नहीं देते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द मैनली वर्शिप ऑफ डैश, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, जो आधुनिक सभ्यता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी पूजा की जाती है? तो मटेरियल की जाती है, सिर्फ और सिर्फ सामानों की पूजा की जाती है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में। द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर, जो यूरोप के जो लोग होते हैं वो कौन से राइटर से इंस्पायर्ड होते हैं? तो वो जो है सो ग्रीक एंड रोमन राइटर से। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक डैश हैप्पी, जो वेल्थ होता है, धन दौलत होता है, ये एक इंसान को जो है ना खुश नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा मैन। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का झुकाव किस तरफ है? तो वो मेटरलिज्म की तरफ है, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, है कि नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रुइन हो जाएगा, इंडियन के लिए बर्बादी है ये। चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? पहले वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं, अगर अभी तक आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लाइन को आपको कैसे पहचाना है, तो यहाँ पे मैं 3 लाइन दे दिया हूं। अगर इस बार अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो शायद यही 3 लाइन जो है सो आपको दिया जाएगा। और आप लोग पोएट्री सेक्शन का जो देखते हैं तो पोएट्री सेक्शन में मैं पूरा जो है सो बता ही चुका हूँ, ट्रिक्स जो है सब समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे
आपको ये लाइन है, 3 लाइन याद रखिएगा। सिविलाइजेशन इज द मोड विच पॉइंट और टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अगर ये लाइन रहे या ये लाइन रहे या ये लाइन रहे तो आप समझ जाइए ये लाइन कहां से लिया गया हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है तो बहुत ही सिंपल है, जो तरीका आप लोग को हम बताते आ रहे हैं उसी तरीका को फॉलो कीजिएगा। लिख देना दिस द गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम, या फिर ये लिख सकते हैं दीज लाइन्स, है ना, दीज लाइन्स है ना, दीज लाइन्स लिख सकते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी। और उस महात्मा गांधी के बारे में लिख देंगे इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। और उसका पैराग्राफ चेंज करने के बाद जो आप समरी याद की उस समरी की इंपॉर्टेंट लाइन को आपको क्या कर लेना है, लिख देना है। 2-3 लाइन जो है सो लिख देना है। इस तरह से आपका लाइन एक्सप्लेनेशन सॉल्व हो जाएगा। लाइन एक्सप्लेनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक समरी याद करते रहिए, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।